think no objective in making me the co-host. उल्टा मैं कोई बटन गलत दबा दूंगा तो I might disturb. नहीं एक्चुअली पहले हाफ एन आवर में सिर्फ जो होस्ट और को होस्ट होंगे वही अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, इसलिए बनाया है, तो बाई चांस दिक्कत ना हो आपको. Okay, I understand. Fine, that's okay. You can remove me thereafter. That's okay. And rightly so, we are on page number 133. और दूसरी बात मुकेश में हो सकता है आज 5-7 मिनट फालतू लगाऊं शेयरिंग में, क्योंकि ये जो एक जो स्टोरीज के अंदर स्टोरी होती है, एक छोटा सा जो हादसा था जिससे वो एक्रोन पहुंचा और उसकी जो प्रक्रिया शुरू हुई अपने को फाउंडर डॉक्टर बॉब से मिलने की, तो मैं पूरी कहानी जो है वो अंत तक यहाँ पे सुनाऊंगा. तो थोड़ा सा मेरे को हो सकता है समय ज्यादा लगे, बट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट. वी आर ऑन पेज 133 और हमने कल पढ़ा था कि कैसे एक शराबी जब दूसरे शराबी से बात करता है, वो जो जादू होता है, उस जादू का बुनियाद जो है वो है शराबीपन, ना कि आध्यात्मिकता. आध्यात्मिकता, धर्म, रिलीजन, भगवान के बारे में बातें, वो दूसरा पहलू है, वो सेकंड फेज है, वो बाद में आएगा. लेकिन सबसे पहले जो पहचान मिलती है एक शराबी को, वो मिलती है शराबीपन की बात करके, जो उसके साथ बीती है, जो उसका शराब के साथ अनुभव रहा है, कैसे वो उसने शराब पीनी शुरू करी, कैसे वो जब वो छोड़ना चाह रहा था वो छोड़ नहीं पा रहा था, कैसे उसकी जिंदगी जो है वो बद से बदतर होती गई शराब की वजह से, और कैसे उसने आखिरकार शराब छोड़ने में सफलता प्राप्त करी. ये जो कहानी होती है एक शराबी की, जिसको हम लाइफ स्टोरी बोलते हैं अपनी मीटिंग्स में, ये शेयर करने से जो आइडेंटिफिकेशन मिलती है, तो पीड़ित शराबी के सुधार का ये शुरुआत है, ना कि आध्यात्मिकता. और बिल डब्ल्यू को इस बात का एहसास हुआ जब वो करीबन 20 शराबियों के साथ अपने अभियान में असफल रहे, तो डॉक्टर सिल्कवर्थ ने उनको ये बात समझाई और इसको लागू करने का वो कह रहे हैं. द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू एक्ट अपॉन डॉक्टर सिल्कवर्थ एडवाइस केम अबाउट इन अ स्ट्रेंजली सर्किटस मैनर. भगवान रहस्यमय तरीकों से काम करता है, ये मेरा सबसे प्रिय डायलॉग है इस मीटिंग में, आप सबको जानते हैं. तो यही भगवान के रहस्यमय तरीकों से ये अवसर मिला बिल डब्ल्यू को कि डॉक्टर सिल्कवर्थ की इस सलाह पे वो अमल कर सके और काम कर सके डॉक्टर बॉब के साथ. Bill's reputation on Wall Street had been destroyed years earlier, and most of his former business associates remained skeptical about his new sobriety. उसके जो रेपुटेशन थी, उसकी जो एक उसका जो एक नाम था वॉल स्ट्रीट में, उसकी धज्जियां उड़ चुकी थी शराबीपन की वजह से. और लोग जब वो वापस आया सोबर होके और नई नई सोब्राइटी थी, तो लोग काफी संकोच करते थे, शक करते थे कि वो वाकई में ये काम कर पाएगा कि नहीं. लेकिन उसका एक दोस्त था हावर्ड टॉम्किंस, और देखो संजोग की बात है, उसके कंपनी का नाम ना क्या था, बियर एंड कंपनी. वो उसके काम से काफी इम्प्रेस था, यानी कि काफी खुश था उसके काम से. उसने इस चीज को लेके उसको एक बहुत प्रोत्साहन भरा खत भी लिखा था. Through his connection with Tompkins, Bill learned about a proxy fight for control of a small machine tool company in Akron, Ohio. Proxy fight जैसे मैंने कल भी समझा था. प्रॉक्सी फाइट मतलब दो गुटों के अंदर बीच में एक विवाद चल रहा है, एक चुनौती है कि कौन सत्ता में आएगा, कौन इस चीज का नियंत्रण अपने पास लेगा कंपनी की. और लेकिन ये चीज प्रॉक्सी से हो रही है, यानी कि एक एक शेयर होल्डर खुद जाके ये काम नहीं कर रहा है, वो सिर्फ एक वोटिंग हो रही है और वो बता रहे हैं कि हमारा समर्थन किसके पास है. तो जिसके पास ज्यादा समर्थन, ज्यादा शेयर होल्डर्स का होगा, नियंत्रण उसी को मिलेगा और कंपनी का जो मैनेजमेंट है वही गुट जो है वो संभालेगी. तो ये प्रॉक्सी फाइट है, यानी कि खुद हाजिर होने की जरूरत नहीं है एक एक शेयर होल्डर को, समर्थन उनको देने की जरूरत है. जिसको ज्यादा समर्थन प्राप्त होगा, और वो देखो ये समर्थन जो है वो जरूरी नहीं है कि वो शेयर होल्डर खुद आए और बोले कि मैं इसको समर्थन दे रहा हूँ. अगर उसके पास लिखित में है कि हाँ मेरे को इतनों का समर्थन है, तो वही पर्याप्त है. तो ये प्रॉक्सी है, यानी कि खुद हाजिर होने की जरूरत नहीं है एक एक शेयर होल्डर को, वो अपने एक चिट्ठी पत्री द्वारा अपना जो मत है वो दे सकता है. According to Bill's own recollections, he insinuated himself into this proxy fight and actually had fantasies of becoming president of the company when his group gained control. Insinuated, बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है. ये क्यों यूज किया गया है? क्योंकि ये सीधा साधा कोई कार्य नहीं था. ये घुमा फिरा के बहुत चक्करबाजी से, बड़ी हुनर के साथ
और एक इसके लिए बहुत शातिर बनने की जरूरत है। तो इसलिए ये वर्ड इंसिनुएटेड यूज किया गया है। इंसिनुएटेड एक लैटिन वर्ड में से लिया गया है, इंसिनुएट, जिसका मतलब होता है किसी चीज में एक घुमाव आना, कर्वी होना, उसमें बहुत सारे उसमें उतार चढ़ाव होना, और घुमा फिरा के कोई काम होता है तो उसको इंसिनुएटेड कहते हैं। तो ये इंसिनुएट इसलिए वर्ड यूज किया गया क्योंकि इसमें शातिरपना बहुत इन्वॉल्व था और घुमा फिरा के करने वाला काम। तो बिल ने अपने आप को इसके अंदर शामिल किया। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि वो एक कुछ उनकी रिकवरी हो, उनका करियर में एक कमबैक हो, जिसकी वजह से उनको हो सकता था कि इस कंपनी का पूरा नियंत्रण उनके पास हो एज प्रेसिडेंट, यानी कि बहुत बड़े अफसर बने वो इस कंपनी के, जब उनको कंट्रोल मिलेगा इस कंपनी का। और he made a quick study of the Acron company, then in April went to Ohio to persuade disgruntled shareowners to support his group's bid for control. कि उन्होंने स्टडी किया इस कंपनी का, जिसमें अब देखो इस काम में बिल डब्ल्यू माहिर थे, कंपनियों के बारे में, क्या कैसे कंपनी कैसे काम करती है, कौन से कैसे कैसे वो प्रोडक्ट्स बनाती है, उनका प्रोडक्ट्स बनाने का प्रोसेस क्या है, आगे जाके इनके प्रोडक्ट्स का भविष्य क्या है, कहाँ कहाँ ये काम आते हैं, कैसे इनकी कॉस्टिंग इंप्रूव करें, ये सब चीजें बिल बड़ी गहराई के साथ स्टडी करते थे। पहले स्टडी करते थे एक निवेश के नजरिए से कि कैसे कौन सी कंपनी में निवेश करना चाहिए, किसका भविष्य कैसा है। लेकिन यहाँ उनका दूसरा मकसद था कि कैसे इस कंपनी के बारे में पता करके जब इसका नियंत्रण मिलेगा तो इस कंपनी में काम करने से और काम करके कैसे उसको सफलता के एक शिखर पे ले जाएंगे, और अपना तो कमबैक करेंगे ही, अपना भी इसमें उनका भी उद्धार होगा और शेयर होल्डर्स का भी। तो वो वहां गए ओहायो में, और वहां पे परसुएड डिसग्रंटल्ड शेयर होल्डर्स, वहां के शेयर होल्डर्स असंतुष्ट थे, परेशान थे, वो खुश नहीं थे वो कंपनी के काम से। तो उनको जाके इस बात के लिए उनको आश्वासित करना कि जब उनके दल को नियंत्रण मिलेगा तो वो कैसे इस कंपनी को बेहतर बनाएंगे, शेयर होल्डर्स का भी फायदा करेंगे और अपना भी। Bill could not have insinuated himself had he not had the support, confidence and cooperation of his business associates. हाँ, उनको समर्थन प्राप्त था उनके बिजनेस के साथियों का, उसके बिना वो ये काम नहीं कर सकते। Although he had no money, बिल डब्ल्यू के पास पैसे नाम की कोई चीज नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। He did have assets of considerable value, such as an undertaking, for one, the ability to quickly grasp at the essentials of any business or industry. देखो पैसा नहीं था, लेकिन एक हुनर था, एक ये गुण थे बिल डब्ल्यू में कि वो कैसे एक कंपनी की, चाहे उसकी कोई भी ढांचा हो, कंपनी का कोई भी वो पदार्थ बनाता हो, इंपॉर्टेंट नहीं था। बिल डब्ल्यू उस पर पकड़ बहुत अच्छी थी उनकी, कि कैसे वो पकड़ लेते थे कि कंपनी कैसे काम करती है, क्या बनाती है और उसका भविष्य क्या है, और उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है मैनेजमेंट कंट्रोल से। इन चीजों के बारे में बिल डब्ल्यू को शातिरता जो थी उनको प्रदान करी गई थी। द फर्म, इस फर्म के बारे में थोड़ी बात करें। कौन सी फर्म थी? नेशनल रबर मशीनरी कंपनी, बिल्डर ऑफ रबर क्योरिंग प्रेसेस एंड अदर इक्विपमेंट। ये एक कंपनी थी जो मशीनें बनाती थी जो रबर उद्योग में काम आती थी। अब रबर उद्योग में एक टायर मैन्युफैक्चरिंग है, रबर में जूते भी बनते हैं, और रबर के जितने भी पदार्थ बनते हैं, जितने भी कमोडिटीज हम देखते हैं आज की डेट में जो रबर से बनी हुई है, खासतौर से टायर्स और जूते वगैरह, तो इसमें जो रबर क्योरिंग होती है, यानी कि रबर को जो प्रोसेस किया जाता है ताकि वो ढांचा बन सके, उसका वो टेक्सचर बन सके, जिससे वो आगे जाके पदार्थों कमोडिटीज बन सके उससे, चाहे वो टायर्स हो, चाहे वो जूते हो, चाहे वो कोई भी रबर कंपोनेंट हो। आज की डेट में ऑटोमोबाइल में भी काफी रबर कंपोनेंट्स का यूज होता है। जो भी रबर के कंपोनेंट्स थे वो कैसे बनते हैं, तो उसके लिए मशीन इन्वॉल्व थी। तो ये एक तरीके से रबर मैन्युफैक्चरिंग जो में बेसिकली जो बहुत बड़े रबर के जो उद्योग थे उसमें ये काम आती थी। और ये रबर क्योरिंग प्रोसेस होता था। क्योरिंग मतलब उसको गर्म ठंडा करके ढांचे में डालना, क्योर करना मतलब किसी चीज को टेम्परेचर उसका ऊपर नीचे करना, और अदर इक्विपमेंट, और जो छोटी छोटी मशीनें बनती थी जो रबर उद्योग में काम आती, ये वो मशीनें बनाते थे रबर, नेशनल रबर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। यूज्ड इन टायर मैन्युफैक्चरिंग, और खास तौर से टायरों के मैन्युफैक्चर में ये मशीनें जो थी वो इस्तेमाल में आती थी। इट्स मशीन्स वर यूज्ड थ्रू आउट द रबर इंडस्ट्री। फाउंडेड इन 1909 एज एक्रॉन रबर मोल्ड एंड मशीन कंपनी, 1909 में स्थापित हुई थी। उसका नाम उस टाइम था एक्रॉन रबर मोल्ड एंड मशीन कंपनी।
It had been reorganized in 1928 and combined with 3 other companies in related lines. और ये 1928 में 3 और कंपनियों के साथ मिलके ये नेशनल रबर मशीनरी कंपनी ये इसका गठन हुआ. But the company had gone through differences during the depression. बीच में डिप्रेशन आया 1929 में, जैसे हमको पता है. There was dissension in the management. Dissension मतलब इससे इसका मतलब हुआ असंतुष्टि, यानी कि एक मैनेजमेंट में असहमति थी आपस में लोगों की और एक असंतुष्टि थी क्योंकि कंपनी ठीक से काम नहीं कर पा रही. And almost and among the shareholders at board meetings, directors squabbled, यानी कि आपस में उनका झड़प होती थी, लड़ाइयां होती थी डायरेक्टर्स की आपस में, continually among themselves. As for Bill, he had one overriding objective: to rebuild his shattered career. अब बिल का क्या मकसद था सबके बीच में? एक ही मकसद था कि उनका जो करियर था, जो बद से बदतर होता जा रहा था, उसको एक बार पुनर्स्थापित करना. Success in the proxy fight could restore his standing on Wall Street. अगर यहाँ सफलता प्राप्त होती तो ना केवल वॉल स्ट्रीट में उनका जो एक पद था, उनका जो एक उनकी जो एक धाक थी वॉल स्ट्रीट में, वो तो वापस आती could mean a new comfortable life for the Wilsons. लेकिन यानी कि सबसे बड़ी बात ये थी कि उनका घर ठीक हो जाता, उनका दोबारा से घर मिल जाता. लुइस could leave the department store forever. लुइस को नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ती. Coming when it did, the opportunity must have seemed heaven sent. उस टाइम लग रहा था बिल डब्ल्यू को कि ये तो भगवान का भेजा हुआ एक अवसर है, भगवान की असीम कृपा बरस रही है और एक ऐसा अवसर मिला है जो सीधा स्वर्ग से बिल डब्ल्यू के पास आया. But even before Bill boarded the westbound train for Akron, westbound मतलब पश्चिम की तरफ Akron है, न्यूयॉर्क का देखें, न्यूयॉर्क से अगर Akron जाना हो तो we have got to travel west, slightly off the western coast and towards the west. So from Akron, from New York, he was traveling to Akron, westbound train. The rival group in the proxy fight, headed by a man named Nils Florman. Nils Florman नाम का, अभी अब देखो, एक ये था विरोधी दल. ये तो बिल डब्ल्यू का अपना दल बनाया था और उनके पास शेयर होल्डर्स का कुछ समर्थन था जिसकी वजह से वो कंपनी के ऊपर वो अपना हक जमाना चाहते थे. लेकिन विरोधी भी थे उनके, और विरोध में था एक शख्स जिसका नाम था निल्स फ्लोरमैन. had recruited considerable support among NRM shareholders. NRM मतलब हुआ नेशनल रबर मशीनरी कंपनी. उसके शेयर होल्डर्स के साथ उन्होंने अपना समर्थन जो था वो जुटाया था निल्स फ्लोरमैन. And Foreman was trying to convince the company's wavering managers to join him. और वो चाह रहे थे कि वो उनका समर्थन करें. अब देखो, दो दल, दो गुट बन गए. एक बिल डब्ल्यू ने बनाया बियर एंड कंपनी के साथ, और दूसरा निल्स फ्लोरमैन करके सज्जन है, उन्होंने अपना बनाया, उनका अपना दल बनाया, और वो साथ में वो भी शेयर होल्डरों को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं. Beer and Company held a number of proxies in its own accounts, and among acquaintances, Bill and his associates spent several weeks in Akron, tracking down the shareholdings and persuading some of the older company members to join them. अब दोनों गुट जो थे वो अपना अपना काम कर रहे थे. उधर निल्स फॉरमन, इधर बियर एंड कंपनी, और बिल डब्ल्यू उनका नुमाइंदा. ये लोग काम कर रहे थे ज्यादा से ज्यादा शेयर होल्डर्स को अपने साथ जुटा सके, उनका समर्थन प्राप्त कर सके, और कई हफ्ते उन्होंने एक्रोन में इसी कार्य में बिताए. As the solicitation process of proxies continued, Bill began to feel the rising excitement of prospective victory. Solicitation यानी कि उनको पटाना, उनको अपनी तरफ करना, सोलिसिट करना. तो जैसे ये सोलिसिट कर रहे थे, यानी कि शेयर होल्डर्स को अपनी तरफ कर रहे थे, बिल अपने आप अंदर ही अंदर आश्वासित उनको महसूस हो रहा था कि अब उनको ये इस कंपनी का कंट्रोल जो है, नियंत्रण जो है, उनको मिलेगा. प्रोस्पेक्टिव विक्ट्री, उनको विजय प्राप्त होगी इस अभियान. His group already had more support among the shareholders than either the management or the other faction and was fighting for control. यानी कि उनको लग रहा था कि उनके पास ज्यादा समर्थन प्राप्त है दूसरा फैक्शन एंड दूसरे दल के तुलना में, इनके पास ज्यादा शेयर होल्डर्स का समर्थन है. बिल इस बात से काफी आश्वासित थे और इस बात को लेके वो काफी प्रोत्साहित भी थे और काफी वो इस चीज को लेके और एक्साइटेड थे. When Bill returned briefly to New York, तो बीच में न्यूयॉर्क आए थे थोड़े दिनों के लिए बिल एक्रोन से. ये सबसे पहले मेरे को आज ही पता चला, मेरे को लग रहा था कि वो गए नहीं वापस जब तक वो डॉक्टर बॉब से नहीं मिले और पूरी प्रॉक्सी फाइट चलती रही, लेकिन वो बीच में आए थे, रिटर्न ब्रीफली कुछ समय के लिए. ही वाज इलेटेड, बड़े खुश थे. आफ्टर इयर्स ऑफ डिफीट एंड फेलियर, द डोर टू सक्सेस वाज अगेन वाइड ओपन. लगता था सफलता का द्वार एक बार दोबारा
बिल के लिए खुल गया, बहुत सारी निराशाओं, असफलताओं और पराजय के बाद। नेशनल रबर मशीनरी वुड बी द स्टार्ट, और नेशनल रबर मशीनरी उस नई शुरुआत का, उस सफलता के एक दौर का शुरुआत होगी। He might yet build the illustrious career he had envisioned years earlier, controlling vast enterprises which he would manage with utmost assurance. ये बिल स्टोरी के शुरुआती पेज में है ये सेंटेंस, सीधा बिग बुक से लिया गया है, बिल स्टोरी से, और उसने वहां लिखा था he would be controlling vast enterprises which he would manage with utmost assurance. ये उसका एक सपना था, उसका एक विजन था शुरू में कि मैं ये कर सकता हूं और मैं ऐसा करूंगा, और अपने बारे में जो सोचता था वो, बीच में इसका प्राइड भी था, उसका आत्मविश्वास भी था, उसका अहंकार भी था, सब चीजें मिलके ये उसकी सोच की प्रथा बनी थी। और यही सोच एक बार फिर यहाँ वापस आ रही थी, और ये नेशनल रबर मशीनरी कंपनी जो थी, ये उसकी शुरुआत थी, ऐसा बिल डब्ल्यू का इस टाइम पे सोच चल रही थी। आफ्टर ऑल ही वाज स्टिल ओनली 39। देखो, बिल डब्ल्यू ये सब करने के बाद 40 साल का भी नहीं थे, ही वाज ओनली 39 इयर्स ओल्ड, तो अभी जिंदगी पड़ी थी, एज वाज ऑन हिज साइड, तो ये सब काम वो कर सकते थे, और इस बात को लेकर काफी उत्तेजित थे, काफी एक्साइटेड थे, उत्साह भरे थे। द फाइट वाज ऑलमोस्ट ओवर। अब जो थी, ये जो जंग चल रही थी दोनों गुटों के बीच में, वो कह रहा है कि लगभग समाप्ति पे थी। Bill and his associates were confident that they had enough proxies and sufficient shares in Beer accounts to take control of the company. और जिस बात को लेकर काफी इसमें विश्वास था कि ये जीत जाएंगे, क्योंकि उनके पास शेयर होल्डर्स का समर्थन था, सारा खेल समर्थन का था, और बियर एंड कंपनी को लग रहा था कि उनके पास जो था वो मेजोरिटी में, यानी कि उनके ज्यादा से ज्यादा शेयर होल्डर्स उनके साथ। A quick vote, a counting of results, and then in a hasty organization meeting immediately afterward, Bill would become an officer in the new company. Lewis could finally leave a job at the losers. यानी कि डिपार्टमेंटल स्टोर में लुइस काम कर रही थी, वो नौकरी वो छोड़ सकती थी, बिल इस कंपनी का प्रेसिडेंट बन जाता, एक ऑफिसर बन जाता कंपनी में, और मतलब कतार पे थे बिल्कुल, जंग समाप्ति पे थी, क्योंकि ज्यादा समर्थन था। वोटिंग होगी, वोटिंग में उनको विजयी घोषित कर दिया जाएगा बियर एंड कंपनी को, बिल डब्ल्यू वहां पे काम करना शुरू कर देंगे, और लुइस अपनी नौकरी छोड़ सकती है। तो सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था, स्पष्टता के साथ सफलता बिल के करीब थी। लेकिन यहाँ पे एक मोड़ आया, बट फ्लोरमन्स ग्रुप नाउ एग्जीक्यूटेड अ मैनूवर। उसने कोई ऐसा चाल चली, फ्लोरमन के ग्रुप में, निल्स फ्लोरमन के ग्रुप ने ऐसी कोई चाल चली, that caught the beer team off guard. बियर टीम जो थी, दूसरा जो था, बिल का जो दल था, वो एकदम यहाँ पे अपने आप को निस्सहाय महसूस करने लगे। Allying themselves with management, they pooled their resources to pull in almost 60% of the votes. जब वोटिंग हुई वास्तव में, तो 60% वोट जो थे वो निल्स फ्लोरमन को मिले। 60%, सबको पता है मेजोरिटी है, they got to exceed 50% to get majority, so that's 60%. Some of those votes clearly had to be shares recently assigned to Bill's group. Why had some shareholders switched their proxies? It was a nasty situation. ये हुआ, यहाँ पे हुआ, विरोधी दल के कुछ लोगों ने दल बदल लिया। जैसे हम देखते हैं राजनीति में अक्सर होता है, खासतौर से हमारे देश की राजनीति में दल बदल होते हैं। तो यहाँ पे दल बदलू आ गए, और कुछ लोगों ने, जिन्होंने आश्वासित किया था, जिनका आश्वासन था वो बियर एंड कंपनी को समर्थन देंगे जब वोटिंग होगी, उन्होंने आखिरी मौके पर अपना दल बदल के निल्स फ्लोरमन को समर्थन दे दिया, और उसकी वजह से उनको 60% वोट मिले, और इसलिए नियंत्रण जो था वो उनके पास आ गया, ना कि बियर एंड कंपनी और बिल डब्ल्यू के पास। तो ये भी भगवान के खूबसूरत दुनिया में कोई काम गलती से नहीं होता है, इसका भी कुछ कारण था। अगर बिल डब्ल्यू को देखो, इख्तियार मिल गया होता, कंपनी का कंट्रोल मिल गया होता, वो सीधा काम करना शुरू कर जाते। उसके बाद वो अपनी अपनी नई एक जिंदगी शुरू करते। डॉक्टर बॉब कहाँ है, डॉक्टर बॉब से कब मिलते हो, बिल्कुल कोई चांस ही नहीं था उनका मिलने का, वो सब कहानी खत्म हो जाती। आज ए नहीं होती, बिल डब्ल्यू पता नहीं सोबर भी रहते कि नहीं, क्या पता क्या होता। लेकिन भगवान ने कुछ और सुनिश्चित किया था हमारे लिए, बिल डब्ल्यू के लिए। डॉक्टर बॉब, अल्कोहलिक्स एनोनिमस, भगवान की जो एक कैलेंडर होता है, उनकी जो एक योजना थी, गॉड्स प्लान एंड गॉड्स विल, that prevailed, or Nils Stallman got control of the company, and Bill W was left over there
wanting to fight in the courts, Bill associate returned to New York. उसके सारे दोस्त, उनके सारे समर्थन, उनके सारे सहकर्मी वहां से छोड़ के न्यूयॉर्क वापस चले गए, उनको एक्रोन में अकेला छोड़ के, और उनको बोला कि आप फिर भी लास्ट एफर्ट टू सैल्वेज द वेंचर, यानी कि इसको बचाने के लिए इस अभियान को, और इसमें कुछ कोई और मोड़ आ जाए अगर, उसके लिए हम आपको यहाँ छोड़ रहे हैं. He had little money, but they promised to support his efforts. उन्होंने बोला कि हम इसको कोर्ट में लड़ेंगे इसके बारे में, और आप यहीं रहिए, और पैसे भी कम थे उसके पास, लेकिन वो सपोर्ट था कि अब जो भी आप प्रयास करेंगे हम आपका समर्थन करेंगे. और इस अवस्था में बिल डब्ल्यू को एक्रोन में मेफ्लावर होटल में वो लोग छोड़ के गए थे. दे लेफ्ट ऑन फ्राइडे एंड बिल फेस्ड अ सॉलिटरी वीकेंड इन अ स्ट्रेंज सिटी. बिल अकेला रह गया. फ्राइडे को वो चले गए, वीकेंड था, एक नई जगह, नया शहर, बिल डब्ल्यू वहां पे अकेला. उसके साथ कल क्या होता है आगे वो हम कल पढ़ेंगे. मैंने जैसे कहा था, थोड़ा सा समय मैंने आज मुझे ज्यादा लिया, बट द ऑब्जेक्टिव वाज टू फिनिश दिस पार्ट ऑफ द टर्न अराउंड ऑफ इवेंट्स दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस. थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी. बैक टू यू. थैंक यू अतुल जी. राजेश जी आइए आप. जी धन्यवाद. नमस्कार, मेरा नाम राजेश है, मैं शराबी हूँ. थैंक यू मुकेश जी सर्विस के लिए, और थैंक यू अतुल जी. वंडरफुली आपने एक और घटना का, और ये टर्निंग पॉइंट है बिल की लाइफ का, उसका जिक्र करा. अब बिल डब्ल्यू देखो, जाने से पहले भी एक ये भी डिवाइन पावर की ही एक मतलब सृजन था एक, कि बिल डब्ल्यू जाने से पहले सिल्कवर्थ से मिले. मतलब बातें हो रही हैं, सिल्कवर्थ के साथ बात हुई कि भाई ऐसे ऐसे कोई भी जो सोबर नहीं हो रहा, और ये चीज काम नहीं कर रही यार, इधर दाल रोटी का भी संकट है, बाकी चीजों का भी संकट है. और फिर वो उसका कि टीचिंग और प्रीचिंग शराबियों को पसंद नहीं है भाई साहब. ये ज्ञान बांटना, हिल टॉप पे जाके शराबियों से बात करनी, और खासकर जो नया शराबी होता है, ये बात समझ में आई भाई. वो टेनेट की बात करनी है, ऑक्सफोर्ड ग्रुप के टेनेट की, लेकिन हाँ, पहले तो जो मेडिकल व्यू है बीमारी के वो डालो, किसी भी नए भाई में मेडिकल व्यू डालो. और ये कई चीजें जो है वो बिल को पता चल गई थी, और फिर वो क्रैक डाउन होगा. मतलब वो शराबी के ईगो में या उसके अहंकार में जो क्रैक डल के कुछ चीजें उसके अंदर जाएंगी, उसके बाद आप लोग सोल्यूशन की बात करा करो. कितना महत्वपूर्ण पॉइंट था. और फिर वो उनके दोस्त मिले. अच्छा, दोस्त ने भी देखो, जो एसोसिएट थे बिल डब्ल्यू के, वो ज्यादातर लोग नाराज थे, क्योंकि वो बात ही नहीं करते थे बिल शराब छोड़ने के बाद भी. लेकिन कुछ लोग, ये हॉवर्ड टॉम्किन जैसे कुछ लोग जो थे, बिल के स्किल का तो सबको, मतलब बिल की शराब को छोड़ दिया जाए तो स्किल के ऊपर किसी भी व्यक्ति को कोई संदेह नहीं था कि बंदे के अंदर स्किल तो है, लेकिन यार शराब के कारण सब खत्म है. बंदा खत्म है अंदर से, नहीं मतलब दारू के कारण. अब शराब छोड़ने के बावजूद भी कॉन्फिडेंस बन नहीं रहा है, लेकिन उसने लेटर जरूर लिखा दिसंबर 1934 को उसको मोटिवेट करने के लिए. और फिर उसने एक काम का भी ऑफर करा कि भैया एक मशीन टूल कंपनी है, उसमें मतलब न्यूयॉर्क और अकाउंट के बीच में वो जो शेयरों को झगड़ा है, उस कंपनी के किसके पास शेयर ज्यादा है. अच्छा, मैनेजमेंट के लोग इधर भी थे और उधर भी थे, क्योंकि ये बियर एंड कंपनी हॉवर्ड टॉम्किन के पास भी, इसके रिश्तेदारों के पास, इसके पास काफी मात्रा में शेयर थे अपने जानकारों के पास. और बिल डब्ल्यू जो है वो एक बार वो सारे का सारा सेटअप बिठाने के लिए गया. अब वो नेशनल रबड़ मशीनरी कंपनी के बारे में बता दिया कि वो टूल बनाती थी. और ये जो हब है, ये टायर बनाने का हब है क्रॉन वाली साइड में ना. ये जितने भी हम हमारे इंडिया में भी इस टाइम भी जो बड़े बड़े टायर वाली कंपनी है, सारे का सारा हब नहीं है. और आज की डेट में भी उसके एरिया के नजदीक ही है ये लोग. खैर अब तो विश्व में पचासों जगह लोगों ने वो लगा ली है, मतलब इंडस्ट्री लगा ली है, लेकिन टायर का जो मेन काम उस टाइम के एरिया में होता था वो ही था. और ये काम सही चल रहा था. और देखो बताया उन्होंने कि तीन कंपनियों का भी आपस में वो हुआ था, लेकिन 1929 का जो डिप्रेशन आया, इसमें ये कंपनी भी क्रैश डाउन हुई. अच्छा, कई लोग जैसे सिल्कवर्थ का पढ़ा हमने, वही क्रैश डाउन हुआ. और भी कई लोगों के बारे में जैसे जिक्र पढ़ेंगे, या जो भी लोग अब मिल रहे हैं, ये भी एक वो ये कि इनमें से एक ये भी कंपनी थी जो उस शेयर जो क्रैश डाउन हुआ था उसमें गए थे. अप्रोक्सीफाइट दूसरी साइड जो है वो ये नील फ्लोरमैन जैसे लोग हैं,
अब इन्होंने जो चाल चली ना, अलाइंग देमसेल्फ विद मैनेजमेंट, मतलब गठबंधन, एक पूरा एक धड़ा तोड़ के, और मैनेजमेंट के लोगों से जो इस वाले धड़े ने जो गठबंधन करा ना, उठा के एक पूरा धड़ा तोड़ दिया। असाइन बिल डब्ल्यू के साथ थे उनके, मतलब पूरे का पूरा उन लोगों ने, मैनेजमेंट ने, क्योंकि मैनेजमेंट को ये समझाने में सफल रहा था कि किस प्रकार से आगे चल के वो करना है, लेकिन वो थे वो, मतलब वो चाल, बाकी वो बड़ी गहरी चाल थी, क्योंकि इनको नहीं लग रहा था कि ये मैनेजमेंट के लोगों को तोड़ के एक गठबंधन बना के और उसमें से तोड़ लेगा, जबकि इसकी साइड, बिल वाली साइड में काफी अच्छी, मतलब ये 100% श्योर थे, और खासकर हॉवर्ड टॉमकिन को तो पक्का लग रहा था कि हम केस जीत के है, यानी कि हम वो प्रॉक्सी फाइट जीत जाएंगे, लेकिन वो एन मौके पर वो वाली चीज हुई। लेकिन वो भी सही कह रहे हैं जी कि भाई साहब, एक जहां से स्टार्ट हुआ था ना, वहां पर एक एक लाइन इन्होंने बोली थी कि डॉक्टर सिल्कवर्थ की जो सलाह का अमल हुआ ना, उसको करने का मौका भगवान ने बड़े अप्रत्याशित, बड़े विचित्र परिस्थिति के द्वारा जो है वो क्रिएट करा। ये आगे कहानी का तर्क निकला कि मतलब पहली लाइन जो स्टार्ट करी थी कि जो सलाह डॉक्टर सिल्कवर्थ ने बीडब्ल्यू को दी, भगवान ने एक ऐसा इंसिडेंट दिया, क्योंकि बीडब्ल्यू को तो कोई बास्ट एंटरप्राइजेस का वो प्रमुख बनना, वो तो बिड स्टोरी में तो हम शुरू में पढ़ते हैं ना कि वो जब वो फौज से वापस आ गया तो छोटी नौकरी नहीं कर रहा है। छोटी नौकरी क्यों नहीं कर रहा है भाई? सेकंड लेफ्टिनेंट है साहब, है छोटे, छोटा मोटा आदमी थोड़ी हूँ कि छोटी मोटी नौकरियां पकड़ लूंगा। अब बीडब्ल्यू ने ये जो पेज नंबर 134 लास्ट पैराग्राफ ना, बीडब्ल्यू अलिटेड हो गया अंदर से कि यार वो जो विजन था ना, वो जो दूरदृष्टा वहां से बनाई थी ना कि बड़ी कंपनी के ऊपर कंट्रोल करूंगा, और कई सालों की हार और असफलता के बाद जो सफलता का एक द्वार खोला था बीडब्ल्यू के लिए, और बिल के माइंड में जो नंबर बनने की या बड़ी एंटरप्राइजेस का प्रमुख बनने का जो सपना था, वो पूरा होने वाला था। और पूरे विश्वास के साथ मैनेज करूंगा भाई साहब, आटमोस्ट इंश्योरेंस के साथ मैनेज करूंगा, एक बार हाथ में आने दो। और मतलब ये तो इनको इससे पहले तो, फाइट से पहले तो ऐसे लग रहा था, वो जब वोटिंग से पहले तो इनको बीडब्ल्यू ने तो ये देखो कैसे सपने लेने शुरू कर दिए, कि सपना देख रहा था इधर वोट हुए, उधर बिल वाला पक्ष जीता, और इधर मेरे हाथ में एंटरप्राइजेज आई, उधर लुइस की नौकरी छुड़वाई। देखो, मंशा कहीं भी कोई वो नहीं है, लेकिन सच में यार वो जो लास्ट सेंटेंस अतुल जी ने बोला ना कि ये अगर ये जीत जाता, ये नहीं बनता भाई साहब, और खुद पी जाता भाई साहब, ये बनना बनाना तो छोड़ दो, जिस तरीके के इसका, क्योंकि 6 महीने का वो फेल्यूर है। अब बंदे के माइंड में पहले बात आ रही है, सिर्फ बच्चा चाहे समझाता है रहे, वो यार क्या फायदा, 6 महीने तो देखे ही हैं, और आप तो बढ़िया काम चल रहा है, नोट छप रहे हैं, बाकी चीजें हो रही हैं, अब इधर देखो या उधर देखो, अब तो थोड़ी बहुत चलती भी रहेगी वो उस तरीके से, तो मतलब बिल को खुद को बचाना भारी पड़ जाता, और यार अल्कोहलिक एनोनिमस नहीं बनता, और मतलब पता नहीं लाखों लाख शराबियों का पता नहीं कब तक, जब तक शराब रहेगी तब तक शराबीपन भी रहेगा, जब तक शराबीपन रहेगा, जब तक ये अल्कोहलिक एनोनिमस भी, मेरे को लगता है कि इसके पैरेलल चलती रहेगी ये, तो लाखों करोड़ों शराबियों का जो है वो भला करके चला गया। एक टर्निंग पॉइंट कि यहाँ की हार जो है ना, वो बहुत बड़ी जीत के रूप में परिवर्तित होने वाली है, क्योंकि एक ऐसा युग परिवर्तन होने वाला है कि शराबियों के बीच में वो जो अनवरत चल रहे थे कि मरना, मैड होना, या पागल खाने में जाना, यही हमारी नियति थी, अब नियति जो है चेंज हो गई। धन्यवाद।